हेलो। आपका अकाउंट्स का पेपर हो चुका है जैन 2026 का और मैं आ चुका हूँ आपके रिव्यू के साथ। तो पेपर कैसा आया? तो बच्चों पेपर आया बहुत ही आसान, पूरा बुक से आया था, पूरा ही आईसीआई के मॉड्यूल से था। अगर आपने आईसीआई के मॉड्यूल अच्छे से किया है तो ये पेपर आपको आराम से बन गया होगा। इतना लेंदी भी नहीं था कि हम कहें कि आसान था, बस लेंदी था। लेंदी भी नहीं था, अगर आपने टाइम मैनेज किया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये पूरा पेपर 90 प्लस आप अटेम्प्ट करके ही आएंगे। ठीक है, चलिए पेपर आया कैसा? पेपर आया इसी पेपर की बस समरी देख लेते हैं कि पेपर किस तरह से आया है। तो ये है आपका पेपर की समरी, जहां पे मैंने रेफर किया है कि कौन सा क्वेश्चन और उसका सब पार्ट किस पर्टिकुलर चैप्टर से आया था। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 तो ए में है आपके एमसीक्यू, तो वो किस किस यूनिट और किस किस चैप्टर से आए हैं, हमने ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में लिख दी हैं। ठीक है, तो आप इसको बाद में रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक समरी भी दी हुई है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आया। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, जिनका अटेम्प्ट अभी चल रहा है, जो जैन 26 के लिए पेपर दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो अभी नहीं है। आप जाएं लॉ की तैयारी करें, लॉ में बाजी फाड़ें, उसके बाद आप वापस आएंगे इस रिव्यू में जब आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, पूरे 4 सीए फाउंडेशन के, उसके बाद आप रिव्यू देखिएगा। ये रिव्यू अभी उनके लिए है जो अभी होने वाले हैं मई 26 में, जो अभी क्लास 12 में है या फिर जो मई 26 में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए रिव्यू है, जिन्हें उन्हें पता हो कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, पहले पेपर की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आया है आपका कंपनी अकाउंट्स। कितने मार्क्स के लिए? सर 27 मार्क्स के लिए। एक पूरा चैप्टर 26 मार्क्स के लिए आया है, जिसमें यूनिट्स होती हैं, लेकिन पूरा एक चैप्टर 7 मार्क्स के लिए आया है। देन आपका चैप्टर नंबर 2 फिर से पिछले अटेम्प्ट में भी बहुत ज्यादा आया था, इस अटेम्प्ट में भी 23 मार्क्स के लिए आया है। मतलब सेकंड हाईएस्ट मार्क्स के जो चैप्टर है आपका है वो चैप्टर नंबर 2, जिसको बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स इग्नोर करते हैं। बेटा ये चैप्टर इग्नोर करने लायक अब नहीं रह गया, इंस्टीट्यूट ने आपके साथ फिर से खेला है। चैप्टर 2 से अगेन 23 मार्क्स का पूछा है, पिछले अटेम्प्ट में भी पूछा था, इस बार भी। और देन फिर कंपनी फिर पार्टनरशिप से पूछा है 22 मार्क्स का। तो अगर मैं टोटल करता हूँ इन्हीं 3 चैप्टर्स का, जो हमारे टॉप 3 हैं, अगर मैं इन तीनों चैप्टर्स का भी टोटल करता हूँ तो 27 प्लस 23 प्लस 22 दैट कम्स टू 72। तो सिर्फ 3 चैप्टर से, सिर्फ 3 चैप्टर से आपका 72 मार्क्स का पेपर आया है, आउट ऑफ 125। आउट ऑफ 125 5 नंबर्स का ऑप्शन था, तो मतलब आपको अटेम्प्ट करने थे 100 नंबर, जिसमें से चॉइस होती है 120 की, और वो 5 नंबर का एक एडिशनल आपके पास चॉइस थी विद इन द क्वेश्चन। सो 125 में से 72 मार्क्स का पेपर खाली आया है आपके 3 चैप्टर से, दैट इज कंपनी एंड देन अकाउंटिंग प्रोसेस और पार्टनरशिप, इससे आया है। उसके बाद हम देखते हैं फाइनल अकाउंट्स, उसमें से आया है 10 मार्क्स का एक स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का। देन आया है हमारे पास एनपीओ का, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मॉड्यूल से ही उसको इंस्पायर किया गया था, तो वो भी 10 मार्क्स के लिए आया है। तो अगर हम देखते हैं ए कैटेगरी में ही 72 प्लस 10 प्लस 10, तो आपका 92 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये आप बोले पूरा पेपर ए कैटेगरी से आया है, जो हमारे ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिन्हें हम क्लास में भी इसी तरह से पढ़ाते हैं। तो किसी ने अगर ए कैटेगरी का चैप्टर्स भी करके गया होगा तो 92 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देन हमारे पास थ्योरी, थ्योरी अगेन जो इंपॉर्टेंट होती है वो आई है चैप्टर नंबर 1 से 8 मार्क्स की। देन डेप्रिसिएशन आया है 8 मार्क्स के लिए। देन सिंगल एंट्री आया है, अगेन फिर इस बार फिर कम मार्क्स के लिए पूछा गया, 7 मार्क्स के लिए। देन बैंक रिकंसिलेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका भी 5 मार्क्स का। देन बिल ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स का, और इस बार इन्वेंट्री नहीं पूछा है, तो सरप्राइजिंगली इस बार इन्वेंट्री नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने आपसे। तो ये था आपका पेपर का समरी, जहां पे हमने देखा कि सिर्फ ए कैटेगरी से 92 मार्क्स का पेपर आया है और सिर्फ 3 चैप्टर से 72 मार्क्स का पेपर आया है। इंस्टीट्यूट ने आपके साथ ट्रिकी पॉइंट कहाँ पे किया है? चैप्टर नंबर 2 से 23 मार्क्स का पेपर पूछ कर, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं और क्लासेस में भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें ये पेपर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपने इस पेपर में इस चैप्टर्स को अच्छे से कवर किया हो तो आप आराम से 70 प्लस स्कोर करेंगे, और यहाँ 70 आ गए तो फिर तो सीए फाउंडेशन पास हो ही जाएंगे, क्योंकि बचे 3 पेपर में तो आप एटलीस्ट 40 तो लेकर ही आएंगे। चलिए अब आते हैं पेपर की तरफ। पेपर देख लेते हैं। ये है आपका जैन 26 का एग्जाम पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उसका सब पार्ट ए, जहां पे आपको बताने ट्रू फॉल्स अलोंग विद द रीजन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आया है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आया है रेवेन्यू इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के चैप्टर से, चैप्टर 1 यूनिट 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बुक का है, मॉड्यूल का है। देन आया है ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेस ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। ये आया है आपकी सब्सिडी बुक चैप्टर 2 यूनिट 4 से, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे आया है प्रेसिडेंट ऑब्लिगेशन के बारे में बात हो रही है, ये भी बहुत ही आसान बुक का ही क्वेश्चन है, नॉमिनल अकाउंट सिंगल एंट्री से आया है। देन
चैप्टर 10 यूनिट 6 से आया है, जहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की हम बात करते हैं, तो एलएलपी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन ये आया है आपके लिए। देन कंपनीज में से आया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। तो अगर आप देखेंगे कि 12 मार्क्स की जो एमसीक्यू आए हैं उसमें से 10 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, और 10 नहीं तो 8 तो आपके आने ही आने चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में, व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देयर लिमिटेशन। ये भी आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था अपने स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चन आप देख कर जाना, और यही क्वेश्चन आ गया है आपके पेपर में। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी कितने मार्क्स के लिए आया है, ये आया है आपके 4 मार्क्स के लिए, और ये वाला भी आपके लिए आया था 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए क्या पूछा है, मिस्टर विजय हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2025, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, ये है आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1। तो चैप्टर नंबर 2 इस वक्त बहुत ज्यादा आया है, जैसे पिछले अटेम्प्ट में भी आया था। कुछ नहीं है, आपको जीएसटी के एंट्रीज को समझना है और यहाँ पे एंट्रीज करनी है। हर एंट्री में जीएसटी इंक्लूड कर दिया है, तो जिन्होंने जीएसटी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे उनको ये एंट्रीज में दिक्कत गई होगी। ये क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको भी ये बन गया होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जहाँ पे है हमारे पास ट्रायल बैलेंस, और ये किसके रिगार्डिंग है, ये आया है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। ये आया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसको कर सकते हैं अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से किया हुआ है। इसमें एक ये पॉइंट ट्रिकी था जो आपके पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है, वहां से है। देन आपके पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, जहाँ पे जीपी मार्जिन गिवन होती है, एंड यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे 2 पॉइंट साथ में आते हैं, मशीन वाला इसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको बुक्स में लेना पड़ता है आपके आंसर में। तो ये वाला पॉइंट भी आपके क्वेश्चन बैंक में तो कवर्ड ही है मॉड्यूल में, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे ये आ चुका है, आरटीपी में भी कवर्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन में बस 1 या 2 पॉइंट थोड़ी ट्रिकी थे, बाकी ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। तो जिन्होंने ये वाले पॉइंट किए होंगे उनको स्टेप मार्क्स तो मिल ही गए चुके होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, Mehta and company had the following balance appearing in its books of account। ये है आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, ये है आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, जहाँ पे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में क्या दिख रही है, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल को। फिर आपने देखा कि बुक्स कब क्लोज होती है, 31 मार्च, मतलब इंस्टीट्यूट ने इतना आसान बना दिया इस बार कि आपको 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, ये भी लिख के दे दिया। नहीं भी लिखते तो हमें पता था कि बुक्स 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है, तो मार्च में ही क्लोज होगी। डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज हो रहा है एज पर WDP मेथड ऑन 1 सितंबर, मतलब 6 महीने बाद, याद रखिएगा 1 सितंबर। अ न्यू मशीनरी वाज रिक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2122 मतलब 21 lakhs 20,000 एंड द सम ऑफ 456,900 वाज इनकर्ड ऑन द सेम टू बस्ट इंस्टॉलेशन। तो ये जो आपका एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होगा, मशीनरी की वैल्यू में ऐड अप हो जाएगा। फिर उसी के साथ हमने देखा on the same date machine which had a cost of 32,500 on 1 April 2022, मतलब 2 साल पहले, मतलब इस साल के स्टार्ट होने के 2 साल पहले 1 अप्रैल 2022 को आपने परचेज की थी, कितने की, 32,500 की। वो ऑक्शन हो गई कितने में, 562,500 में। एज अ मशीनरी विच हैड द कॉस्ट ऑफ 32,77,500 ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब इसके 1 साल पहले आपने जितने में परचेज की थी 32,77,500 में, वो स्क्रैप हो गई है एब्सोल्यूट पे, और कोई वैल्यू आपको रियलाइज नहीं हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेहता एंड कंपनी। तो आपको सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट और लॉस बताना है इनका। तो मतलब आपको प्रोविजनिंग भी नहीं करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिकली है। और कितने मार्क्स के लिए आया है, 8 नंबर, मतलब ये 8 नंबर तो आप ये मानो जिसने डेफिनेशन अच्छे से भी नहीं पढ़ा है, नॉर्मली भी पढ़ा है, वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। बेटा ये क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन होते हैं, हम क्लास में कराते हैं स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट आया आपकी बुक से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, एनपीओ, ये आया है आपका एनपीओ का, जहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको गिवन है, और आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग में सारे एडजस्टमेंट गिवन है, जिस तरह से बुक्स में मॉड्यूल में हमारे इलस्ट्रेशन 6 या 8 में ऐसे क्वेश्चन है जो इस तरह से हैं। फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये वाला एक्सपेंस, ये भी आपका एडजस्टमेंट बुक का है। ऑडिट फीस के रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग है, इसको आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। और आपके पास बैंक लोन है, तो ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए आया है एनपीओ से, जहाँ पे आपको रिसिप्ट पेमेंट बनाना है और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है।
आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे बैलेंस शीट करनी है, जिससे ओपनिंग बैलेंस शीट से आप कॉर्पस फंड निकालेंगे और यूज करेंगे फॉर द योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये भी एनपीओ भी बहुत ही आसान आया है। लेंदी लग सकता है उनके लिए जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस की है तो आराम से 90 मार्क्स का आप ये पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। फिर आया है पार्ट बी, यहाँ पे राम एंड श्याम और पार्टनर्स, ये है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, जहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है राम एंड श्याम और आप एंटर कर रहे हैं मोहन को। मोहन 40% शेयर के लिए आ रहा है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है, मतलब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं निकालना है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मोहन कितने रुपए लेके आएगा, तो 2 लाख रुपए लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। ऑन द एडमिशन ऑफ मोहन गुडविल आपको निकालनी है 2 ईयर की वैल्यू पे 3 ईयर परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मोहन विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब गुडविल का पैसा अलग से लाएगा, 2 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल के लिए, और गुडविल का उसका जो भी शेयर होगा 1/40% के लिए वो आपको लेके आएगा अलग से, ठीक है। द पार्टनर विल neither withdraw their share of goodwill nor their goodwill appear in the books of firm। तो ये जो लाइन होती है ना, ये बस कंफ्यूज करने के लिए होती है। बेटा गुडविल तो हम कभी एंटर भी नहीं करते हैं बुक्स में, हम तो पार्टनर्स कैपिटल से ही एडजस्ट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ही बुक का क्वेश्चन आ गया है, जहाँ पे आपको चैप्टर 10 का यूनिट 3 एडमिशन और यूनिट 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उन दोनों के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करने हैं, जहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है और आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब समझिए यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है, ये एबनॉर्मल आइटम्स को आपको हटाने पड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे आपको एडजस्टमेंट बस करने हैं, बाकी सारी चीजें बहुत ही सिंपल है। तो एक ये टेबल बस कुछ बच्चों को परेशान कर सकती है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट में एबनॉर्मल आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं, तो आपको इसे बस यहाँ से एक्सक्लूड करना है एज पर दी करेक्ट अकाउंटिंग, ठीक है। चलो, तो ये पेपर भी आसान था। फिर उसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें एडिशनल पॉइंट नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है 5% का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए अगेन आया है पार्टनरशिप के लिए रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जहां पे ए बी सी पार्टनर है और रिटायर हो रहा है आपका पार्टनर ए, डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है। बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे, फर्म को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है गुडविल की, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, प्लांट एप्रिशिएट हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल पे आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, क्योंकि 95% ही गुड है, 5% को आपको रिमूव करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओल्ड क्रेडिटर्स, ये पॉइंट इस बार हमारे फुल सिलेबस टेस्ट में मैंने डाला था, ओल्ड क्रेडिटर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड पेपर्स ऑफ 600 आर टू बी रिटन बैक। इस पॉइंट पे बच्चा कंफ्यूज होता है और रिवैल्यूएशन में गलत एडजस्टमेंट करता है, और जैसे ही रिवैल्यूएशन में गलत एडजस्टमेंट करता है, रिवैल्यूएशन गलत बनता है, उसका प्रॉफिट गलत आता है, पार्टनर्स कैपिटल गलत होता है और बैलेंस शीट भी गलत हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट ही गलत कराता है आपका ये वाला क्वेश्चन। अगर एक बार आपने अगर सॉल्व कर लिया तो फिर ये पॉइंट बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप क्रेडिटर है 16,000 रुपए, जिसको आपको राइट बैक करना है, मतलब क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया ना, उसको आपको पैसे नहीं देने, तो रिवैल्यूएशन में उस तरह से आपको इसका एडजस्टमेंट करने पड़ेगा। जेएलपी पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोला, जेएलपी का एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा, और इस बार फिर आ गया रिटायरमेंट के साथ जेएलपी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो जेएलपी भी बहुत सिंपल आया था, यहाँ पे रियलाइजेशन वैल्यू ही गिवन है आपको 96,000, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जेएलपी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, इसका मतलब है ये आपकी रिवैल्यूएशन में दिखेगा, ठीक है। चलिए, फिर क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, individual capital of A and B in the share of PSR and the same will be brought in by them, ठीक है। तो ए के रिटायरमेंट के पहले जो था उसी रेशियो में आपको पीएसआर रखना है बी एंड सी का। 50% ऑफ द अमाउंट टू ड्यू टू ए ऑन हिज रिटायरमेंट शैल बी सेटल्ड इन कैश एंड बैलेंस विल बी सेटल्ड आफ्टर 1 ईयर। तो 75% क्या करेंगे, कैश में उसको दे देंगे, बचा हुआ 25% क्या रखेंगे, रखे रहने देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलिए, इतना ही है, आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल और बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, मतलब ये तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए 10 मार्क्स के लिए। फिर से रिटायरमेंट का क्वेश्चन, बेटा ये मत सोचना कि देखो इस पेज से चालू हुआ, इस पेज पे आया और इस पेज पे तो 2 पेज का क्वेश्चन आता है, नहीं 2 पेज का नहीं, आप देखो ना कितना गैप है यहाँ पे, तो पेपर बहुत आसान आ रहा है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर बी, जहाँ पे क्या गिवन है आपको, ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राधे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, फ्री सैंपल आया मतलब क्या है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हमने आपको करा चुके हैं यूट्यूब पे भी। अब फायर टू प्लेस, फायर इंश्योरेंस का भी यहाँ पे प्रीमियम है, उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। प्रोविजन बनाना है किस पे, 5% ऑन बेड डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर
2.5% और डिस्काउंटेड ट्रेड रिसीवेबल। तो आपको समझना होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले बनता है, प्रोविजन और डिस्काउंट बाद में बनता है उसके नेट अमाउंट पे। तो यहाँ पे आपको गलती हो सकती है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो फिर तो ये बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं रही होगी। डेप्रिसिएशन देना है, आसान है, दे सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत अच्छा ये पॉइंट है, रेडिट में भी बच्चे बार बार पूछते हैं, ट्विटर में भी पूछते हैं और हमसे तो पूछते ही पूछते हैं, जहाँ पे 80% वाला सेम बार बार रिपीट होता है। दिया था पिछली बार हमने अपने स्टूडेंट्स को, मतलब कल ही हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला था ये पॉइंट देख कर जाना, बहुत ज्यादा चांस से रिपीट होएगा 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 और आ गया आपके पेपर में। ठीक है, चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे आपके पास चॉइस है क्वेश्चन नंबर ए में, आइदर पार्ट 1 करें या अदर पार्ट 2 करें। ठीक है, पार्ट 1 आया है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, जो भी है आपके लिए बहुत ही सिंपल। बैंक रिकंसिलिएशन का मास्टर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, जहाँ पे ये सारे पॉइंट कवर है। तो अगर आपने मास्टर क्वेश्चन भी किया होगा तो आपको ये सारा पेपर बन जाता है। 5 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया है, लेकिन चॉइस भी तो आपको यहाँ पे दी है, या तो ये बड़ा बीआरएस आप सॉल्व करें अपने नोट्स में, या तो फिर आप जल्दी से 5 नंबर ले लें कहाँ से, बिल ऑफ एक्सचेंज से। लेकिन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ बिल और ये सब आपको एकोमोडेशन ऑफ अ बिल में दिक्कत जाती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के ही नहीं जाते हैं और क्या करते हैं सीधे बिल ऑफ एक्सचेंज या बीआरएस करके चले जाते हैं। लेकिन इस बार बीआरएस में भी कई बार क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के एडजस्टमेंट भी पूछ लिए जाते हैं, जो हमने मास्टर क्वेश्चन में कराए थे कि किस तरह से आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ना पढ़ के जाना आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी दिक्कत दे देता है। तो आपके कुछ पॉइंट वहां पे कवर होते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप मास्टर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट बन जाएंगे। फिर क्वेश्चन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये किसके रिगार्डिंग आया है, ये आया है आपका सिंगल एंट्री आया है, सिंगल एंट्री जिसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये कितने मार्क्स के लिए आया है, ये आया है आपके लिए अगेन 5 मार्क्स का। बहुत ही आसान है, आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है और स्टॉक अकाउंट बनाना है, जहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के आप परचेज के थ्रू पेमेंट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है और बुक का ही है, ये भी बुक का ही मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ठीक, फिर आते हैं पार्ट सी। बोला था बहुत बार रिपीट होता है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। 10 नंबर के लिए आया है खाली आपका इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अजंता लिमिटेड, ये बेटा नाम ही रिपीट हो गया इस बार, तो नाम भी रिपीट हो जाता है अजंता लिमिटेड, उनके पास कुछ ही क्वेश्चन है जो रिपीट करते हैं। कॉल इन एरियस है, ठीक है, फॉरफीचर है और बहुत ही आसान तरीके से इश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर है। तो अगर आपने जनरल एंट्री भी याद करी होगी ना नोट से, तो भी ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 10 नंबर तो पूरे मिल सकते हैं, 10 भी नहीं अगर कोई ले आ सकता है। यहाँ का इश्यू की एंट्री में दिक्कत है तो 8 नंबर भी आपको यहाँ पे आराम से स्कोर करेंगे। तो पेपर बहुत आसान आया है पहला पेपर। जिस तरह से इस बार जेन 26 में सीए इंटर या सीए फाइनल के पेपर आए, उसके सामने ये पेपर तो बहुत ही आसान आया है आपका अकाउंटिंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आया और बेटा कितने मार्क्स के लिए आया, 15 नंबर। बुक में ये क्वेश्चन है, नहीं बोल सकते कि नहीं है, क्वेश्चन बैंक में तो ये कई बार है जहाँ पे रिडम्पशन भी हो रहा है, राइट इशू और बोनस इशू की भी एडजस्टमेंट साथ में आते हैं। बस आपको डेट का ध्यान रखना है कि कौन सा एडजस्टमेंट पहले हो रहा है, कौन सा रिडम्पशन, कौन सा इशू, कौन सा राइट इशू पहले हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं और बहुत आसान है। जनरल सीआरआर आपको गिवन है, कैपिटल रिजर्व आपको गिवन है, सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और बैलेंस विद बैंक है। तो ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आराम से बन गया होगा। 15 नंबर नहीं भी ला पाओगे तो 7 से 8 नंबर तो आप इजिली स्कोर कर सकते हो थ्रू वर्किंग। फिर आखिरी क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे मिक्स है दो चैप्टर्स का, चैप्टर 2 में आपका यूनिट 1 जहाँ पे जनरल एंट्री और चैप्टर 2 में यूनिट 4 जहाँ पे आप यूनिट 2 जहाँ पे लेजर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट सब्सिडी बुक्स का आया है और यहाँ पे लेजर का आया है। तो कैसे आपको पोस्टिंग करनी है जनरल एंट्री की एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। तो अगर हम देखते हैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बुक से ही आया है। 5 नंबर का आप बोल सकते हो कि हमारी बुक में नहीं था, बाकी सारा आपके का बुक से ही आया है। तो बहुत ही आसान पेपर था, इजिली 75 के ऊपर आप मार्क्स देखोगे स्टूडेंट्स के, 70 प्लस तो देखोगे ही, और जिनका 70 के पार आएगा वो सीए फाउंडेशन पार कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ 70 आ गया तो चाहिए कितने, 200 में से 70 130, हर सब्जेक्ट में 45 भी लाओगे तो इजिली स्कोर हो जाएगा आपका 200। तो पेपर बहुत ही आसान आया है, लेंदी लगेगा सिर्फ उनको जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। ये है आपके पेपर की समरी, कौन सा क्वेश्चन का सब क्वेश्चन किस चैप्टर किस यूनिट से आया है और कितने मार्क्स के लिए आया है, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल आपको दे दी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है फॉर योर रिव्यू आने वाले एग्जाम्स के लिए, आगे May 26 के लिए, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे कहाँ से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, ये दोनों पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको समरी भी है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया, तो देख लीजिए 3 चैप्टर से 72 मार्क्स के लिए आया है और कैटेगरी ए से 92 मार्क्स के लिए पेपर आया है। हर बार कैटेगरी ए से 90
और 85 के बीच में ही आता है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे चैप्टर 2 को जो इग्नोर करते हैं ना, इस बार से पिछली 2 बार से आईसीआई आपको यहाँ पे धप्पा मार रहा है, जहाँ पे चैप्टर 2 से 25 का पिछली बार पूछा था आई थिंक, और इस बार 23 का पूछा है। तो सिग्निफिकेंट मतलब सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इसी चैप्टर से पूछ रहा है। तो इंस्टीट्यूट ने आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे किया है, जिन्होंने चैप्टर 2 को इग्नोर किया है। बाकी पेपर आसान था। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, आवाज पढ़ना है लॉ, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों जिनको बोला था नहीं देखना है रिव्यू, जिनके पेपर है उन्होंने भी रिव्यू देखा होगा। तो अब क्या करना है, लॉ। तो लॉ के लिए सुप्रीत सर ने स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है अभी यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप उसको क्लिक करें और कैसे लॉ प्रिपेयर करना है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है पेपर रिव्यू अकाउंट्स का। ऐसे ही सुप्रीत सर पेपर लेके आएंगे रिव्यू ऑफ लॉ परसों। ठीक है, चलिए थैंक यू।